अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आज की वीडियो में हम 2-3 चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो सबसे ज़रूरी है रिचर्ड ग्रिनेल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के एलची मुकर्रर हुए हैं रिसेंटली। स्पेशल एनवॉय हैं, उनके स्पेशल मिशंस के लिए तैनात किए गए हैं और मुकर्रर किए गए हैं। वो हालिया कुछ अरसे से इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं और ये मुतालबा ज़ोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ट्रिगर कैसे हुआ है, कैसे इमरान खान साहब की रिहाई का जो मुतालबा है वो इंटरनेशनल रेडार्स पर कैसे आया है। उसका क्रेडिट पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़ चैनल है जियो न्यूज़, उसको ज़रूर जाता है। जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कर पाई वो एक न्यूज़ चैनल ने कर दिया। और आपने देखा कि किस तरह से उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को टारगेट किया गया और उनको एक डिमीनिंग एक अंदाज में उनको मुखातिब किया गया था। और ये कुछ पाकिस्तानी मीडिया का एक बिहेवियर नज़र आता है माज़रत के साथ। लेकिन उन्होंने बजाय उसके कि उनके क्रेडेंशियल्स डिस्कस किए जाते हैं, रिचर्ड ग्रिनेल ने उसको रिस्पॉन्ड किया और वो अब रुक रहे नहीं हैं। ही इज़ नॉट कमिंग स्लो, ही इज़ अनस्टॉपेबल। किस तरह से वो इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा अब कर रहे हैं और अब तो वो बाकायदा तौर पे ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम को फ़ैसला करने देना चाहिए। वो कहते हैं लेट द पीपल डिसाइड। अगर वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब शुड रन फॉर ऑफिस, लेट द गाय कम आउट ऑफ प्रिजन, उनको जेल से बाहर आने दें, हु एक्चुअली वांट्स टू रन फॉर ऑफिस, एंड लेट द पीपल डिसाइड। ये कह रहे हैं रिचर्ड ग्रिनेल, जिन्होंने हालिया एक इंटरव्यू दिया न्यूज़ मैक्स चैनल को। और उन्होंने उस इंटरव्यू के दौरान बताया कि पाकिस्तान के साथ किस तरह के अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका के। और ये उन्होंने हवाला दिया डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो टर्म है, यानी कि 2016 ऑनवर्ड्स, उसका हवाला दिया गया और बाकायदा तौर पे बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की एक बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी। उनकी तारीफ़ की गई इमरान खान साहब की। उन्होंने उस इंटरव्यू में तारीफ़ की और बताया कि ही इज़ एन आउटसाइडर, फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर, और किस तरह से उनकी और डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी रिलेशनशिप थी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वी हैड अ मच बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान ड्यूरिंग द फर्स्ट टर्म ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन इमरान खान वाज द लीडर ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ से 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। और जो मौजूदा हुकूमत का जो एक बयानिया था, आलमी जो सनद उनको मिली है हुकूमती इनके झूठ को, इस पर हम ज़रूर आपको बताना चाहेंगे कि किस किस तरह से क्या क्या एक इम्प्रेशन दिया गया था कि इमरान खान साहब ने हमारे जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात हैं उसको किस हद तक बर्बाद करके रख दिया था, तबाह कर दिए थे। और क्या कुछ कहा गया कि जी चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बिगाड़ दिए गए, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बिगाड़ दिए गए। तो उसके जो एंडोर्समेंट्स आई हैं उसके बरखिलाफ़, उसके बरक्स, तो उस पर ज़रूर आपको बताएंगे। लेकिन रिचर्ड ग्रिनेल ने यह भी कहा कि आई लाइक टू सी इमरान खान बी रिलीज फ्राम जेल। ममासलत उन्होंने बताई कि इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप भी जिस तरह से एक फेक फॉल्स एलिगेशंस का सामना कर रहे थे, फॉल्स चार्जेस का सामना कर रहे थे, करप्शन एलिगेशंस का सामना कर रहे थे, इसी तरह इमरान खान साहब के भी हवाले से उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह इमरान खान साहब भी फेक एलिगेशंस और करप्शन एलिगेशंस का सामना कर रहे हैं, विद द रूलिंग पार्टी पुट हिम इन प्रिजन। सो एक मुमासला ड्रॉ किया। ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट है। नेचुरली इसका प्रेशर, इसका दबाव हुकूमत पर नज़र आ रहा है, क्योंकि आज ही राना सनाउल्लाह साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आज़म के सियासी उमूर पर, वो कह रहे हैं कि अगर तो इमरान खान साहब जैसे डिमांड कर रहे हैं कि इस मुज़ाकरात का एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, सो उस टाइम फ्रेम के भी हवाले से हुकूमत बिल्कुल उसको काबिल कबूल है ये बात, वो कबूल करने को तैयार है, मुज़ाकरात को आगे लेकर बढ़ने के लिए तैयार है। सो हुकूमत को नेचुरली लग रहा है कि थिंग्स आर स्लिपिंग फ्रॉम देयर हैंड्स। और ये जो दबाव है, जिसमें आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक तो अमेरिका की जानिब से हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे पाबंदी आयद होना, मिलिट्री कोर्ट्स की कन्विक्शंस का मामला, जो 9 मई के वाक़यात को लेके वो सामने नज़र आना, जिस पर एक अवामी जो आलमी एक रद्द-ए-अमल है और एक शदीद रद्द-ए-अमल है वो भी सामने आया है। ये प्रेशर है पाकिस्तान पर। और फिर रिचर्ड ग्रिनेल का मुसलसल इस बात पर जोर देना कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब ये हुकूमत मेरे ख्याल से बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और दे आर एक्चुअली आप देख सकते हैं कि देर अबाइडिंग बाय द डिमांड्स ऑफ पीटीआई। और अब मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से ज़्यादा हुकूमत के लिए इस वक्त लग रहा है बज़ाहिर कि एक मजबूरी बन गई है। उनकी ज़्यादा नीड नज़र आ रही है कि ये मुज़ाकरात को किसी सिमत की तरफ लेकर जाया जाए। और इसमें अब स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा इसमें एक मेस क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हुकूमत पर दबाव है। इमरान खान साहब इस वक्त एक बड़े कंफर्टेबल पोजीशन पर नज़र आते हैं, जहाँ पे वो जेल में है, उनको पता है अवाम उनके साथ है, उनको पता है कि अब बैनुल अक़वामी भी प्रेशर सामने आ रहा है। एक ज़रूर हवाला देना चाहती हूँ। 2022 में अगस्त का महीना था जब इमरान खान साहब ने हम 6 सहाफ़ियों को बनी गाला हमें बुलाया गया था
اور میں واحد فیمیل جرنلسٹ تھی، ساتھ میرے 5 میل جرنلسٹ تھے. ہم سارے 6 جرنلسٹ 2022 اگست میں عمران خان صاحب سے ملے، اور اس وقت نیچرلی بہت فریش تھا جب وہ ووٹ آف نو کانفرنس کو 5-6 ماہ ہوا تھا، اور اس کے بعد کا یہ سیناریو تھا. عمران خان صاحب نے اور ریسنٹلی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ اس پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس میں ایک ظاہر ہے اس فیصلے کا بھی سامنا کیا تھا. تو انہوں نے جب ہم 6 صحافیوں کو بلایا، گفتگو ہو رہی تھی، ان سے سوالات کیے جا رہے تھے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ رجیم چینج ہمیں امریکہ کس طرح سے ملوث رہا ہے دیگر ممالک میں رجیم چینج کروانے کے لیے، اور یہ جو رجیم چینج آپریشنز کروائے گئے ہیں اس میں امریکہ کی بظاہر اور باقاعدہ طور پہ انوالومنٹ نظر آئی ہے. سو وائی وڈ امریکہ وانٹ، اور میں نے ایران کا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سوال میں ایران کا حوالہ دیا تھا کہ ایران کے جو سابق وزیر اعظم محمد مصدق کو کس طرح سے 1953 میں 1953 میں ریموو کیا گیا تھا، اور اس جو کو تھا وہ جو کہ آرگنائز کیا گیا تھا وہ فائنانس باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا تھا کہ برطانیہ اور امریکی حکومتوں کی جانب سے فائنانس تھا وہ پورا آپریشن. سو ان کو ریموو کر کے، محمد مصدق کو اس وقت کے وزیر اعظم کو ریموو کر کے شاہ کو انسٹال کیا گیا تھا، اور اگلے اتنے سالوں کے لیے انسٹال کیا گیا. تو وائی وڈ آل دوز ایلیمنٹس یا وہ تمام قوتیں وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ کو ریموو کر کے، کیونکہ آپ اکیوز کر رہے ہیں کہ امریکہ اس میں انوالوڈ ہے، آپ نے کہا کہ یہ رجیم چینج آپریشن ان کی طرف سے ہوا ہے اور ڈونلڈ لو وغیرہ پورا جو سیناریو تھا، تو وہ کیوں چاہیں گے کہ آپ فوری طور پہ واپس آ جائیں اور فوری ان کو وہ واپس آپ کو دیکھنا چاہیں گے؟ آپ ان کے لیے قابل قبول تو نہیں ہوں گے. تو میں نے جب یہ سوال کیا تو عمران خان صاحب نے رسپونڈ کیا کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کو فروغ دیتا ہوا نہیں دیکھنا چاہے گا. اینٹی امریکن سینٹیمنٹس پاکستان میں کبھی بھی امریکہ جو ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. امریکہ اچھی تعلقات پاکستان سے ہمیشہ سے چاہتا آیا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکے گا کہ پاکستان میں جو نیگیٹو سینٹیمنٹس ہیں ٹورڈز امریکہ وہ اس کو وہ طول پکڑے. سو لہٰذا امریکہ وڈ ناٹ بی ایبل ٹو سسٹین دیٹ، لہٰذا بہت عرصے تک وہ عمران خان صاحب کو باہر نہیں رکھ سکے گا. تو یہ ایک چھوٹی سی ایک ایگزامپل تھی جو کہ میں ضرور اس پہ کوٹ کرنا چاہ رہی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عرب کے حوالے سے بھی بولا گیا موجودہ حکومت کی طرف سے کہ بڑے تعلقات خراب کر دیے عمران خان صاحب نے سعودی عرب کے ساتھ. اور عمران خان صاحب کو جب آپ کو یاد ہوگا وہ حافظ آباد کا جب ان کے ساتھ واقعہ سانحہ پیش آیا، سو اس میں سعودی عرب MBS کا ان کو ٹیلی فون کال آیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال احوال جو ہے وہ دریافت کیا گیا تھا چائنیز ایمبیسڈر کا، جہاں پر بتایا جاتا تھا کہ عمران خان نے سی پیک کو تباہ و برباد کر دیا ہے، سی پیک جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہو گیا ہے. چائنیز ایمبیسڈر کا بھی آن ریکارڈ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سامنے آ جاتی ہے کہ کوئی سی پیک سلو ڈاؤن نہیں ہوا تھا. اور امریکہ کے حوالے سے جو تعلقات تھی اس کی انڈورسمنٹ آبویسلی رچرڈ گرینل کی طرف سے آ گئی کہ جب پاکستان کے وہ لیڈر تھے، پاکستان کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا فرسٹ ٹرم تھا، تو بہت اچھے ریلیشن شپ پاکستان اور امریکہ کے درمیان پائے جاتے تھے. اور عمران خان صاحب کی باقاعدہ طور پہ تعریف کی کہ ان کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت اچھے ریلیشن شپ تھے. سو یہ ایک بہت بڑی میرے خیال سے حکومت کا جو بیانیہ تھا وہ نیچرلی عوام میں تو مقبول تھا ہی نہیں، کبھی عوام نے کبھی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، تسلیم ہی نہیں کیا. اور اب وہ بین الاقوامی سطح پہ اگر جو ان کو سبکی ہوئی ہے اس بات سے، وہ کس طرح سے یہ اس امبیرسمنٹ سے نکلیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال رچرڈ گرینل کے بھی حوالے سے آپ کو یاد ہے نون لیگ کے کس طرح کے سپورٹرز جو ہے وہ کہتے تھے کہ رچرڈ گرینل کا یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ فیک ہے، فیک اکاؤنٹ سے کوئی ٹویٹ کر رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹیگ کرتا ہے، وہی اکاؤنٹ رچرڈ گرینل کا ٹیگ کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ان کو ایڈریس کر کے ٹویٹس کیے جاتے ہیں. سو پہلے بولا گیا کہ اکاؤنٹ فیک ہے، اب جب انٹرویو آ گیا ہے ٹی وی پہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور مشاہد حسین سید صاحب تو آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان میں صرف ایک لیڈر کو جانتا ہے اور وہ ایک لیڈر ہے عمران خان، اس کے علاوہ کسی کو جانتا ہی نہیں ہے. اور اپنے وائٹ ہاؤس کا جس طرح سے اس نے اپنے گھر کا دورہ کروایا تھا وہ کسی کو بھی اس طرح سے لفٹ نہیں کراتے. تو بہرحال یہ بھی سب کے سامنے ہے. سو پرہیپس ون آف دا ریزنز وائی حکومت کو جو جس طرح سے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس قسم کی بات. آج 25 دسمبر ہے، آپ کو پتہ ہے ایک طرف قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا
148वां यानी कि 148 यौम पैदाइश आज बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो यौम पैदाइश पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे हैं वो मैं ज़रूर मेंशन करती चलूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया और कायद आज़म इत्तेहाद, इंसाफ और मसावात पर यकीन रखते थे। कायद आज़म की जद्दोजहद का सफ़र मेहनत और लगन के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है और हमारा फ़र्ज़ है कि कौम की तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए मेहनत करें। हमने पाकिस्तान में इसके बरक्स जो कायद आज़म का जिस तरह का एक उनका प्रोफाइल रहा, जितनी मेहनत के वो आदी थे, हमने पाकिस्तान में उसके बरक्स देखा क्या। फॉर्म 47 पे सारी मेहनत की गई, मैंडेट छीना गया, मैंडेट छीन कर उस पर बयानिया बनाने की कोशिश की गई, अवाम को ये बताने की कोशिश की गई कि हम ही को आपने इक़्तिदार में पहुंचाया है, हम ही को आपने वोट दिया है और हम ही आपके नुमाइंदे हैं। बावजूद इसके कि अवाम चीख चीख के बोलती रही, अवाम एहतजाज करना चाहा अवाम ने तो उसको एहतजाज से रोका गया। अवाम के लिए तमाम एवेन्यूज़, चाहे वो इंटरनेट, तमाम वो दीगर सहूलियात हो, वो सब अवाम के लिए चोक कर दिए गए अवाम को। और फिर जब नौजवान मुल्क से छोड़ के जाने पर मजबूर हुआ मुल्क, तो फिर कहा गया कि छोड़ के जाना है तो बिल्कुल चले जाएं। एक इंडिफरेंस, एक ऐसी एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही अफसोसनाक एक एटीट्यूड का एक इजहार किया गया कि जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तानी इस मुल्क में क्या राय रखते हैं, क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। और हमें अब बताया जा रहा है कि जी कायद आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया, लेकिन हमने ना तो कायद आज़म के इत्तेहाद, इंसाफ और मसावात पर यकीन जो वो रखते थे वो अपने मुल्क में ये अनासिर पैदा करने की कोशिश की, हमने इसको गायब कर दिया। ना इंसाफ की कोई बात होती है, ना इत्तेहाद है हमारी सियासतदानों के दरमियान, ना सियासी जमातों में कोई इत्तेहाद है। अवाम में भी एक डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की गई, इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी डिवीज़न क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और मेहनत और लगन की तो बात ही ना की जाए, क्योंकि मेहनत और लगन और ये तमाम जो सफ़र हमने देखा वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए, ओवर नेशनल इंटरेस्ट यानी कि अवाम के मफाद के ऊपर अपने मफाद को तरजीह देना, अवाम ने यही कुछ सीखा। एक ही हमारे मुल्क में एक स्टेट्समैन रहा, वो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी सालगिरह बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाई तो जाती है, लेकिन उनके प्रिंसिपल्स पे कभी अमल नहीं किया जाता। कितनी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान, ये सिर्फ एक हमें एक लफ्ज़ी जमा खर्च नज़र आता है, एक अल्फाजों की हद तक हमें एक महदूद नज़र आती हैं ये तमाम बातें, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। हमें नेशनल इंटरेस्ट की कोई बात नहीं नज़र आती। हम अगर लेजिस्लेशन भी मुल्क में देखते हैं, रात रात तक अगर हम अपने हुक्मरानों को जागते हुए देखते हैं तो वो अवामी मफाद में नहीं, वो अपने इंटरेस्ट को पहले मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम लेजिस्लेशंस भी की जाती हैं। ये अगर आवाम का इतना दर्द होता तो ये कभी भी हमें इस मोड में नज़र ना आते। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक, सजेशन से भी आगाह कीजिए। थैंक यू।